अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ में आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन को जो दरपेश चैलेंजेस हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन क्या करने जा रही है उस पर बात करेंगे। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जो चुपकलिश और जो नाराज़गियाँ थीं, उसको इमरान खान साहब ने कोशिश तो की कि वो नाराज़गियाँ दूर हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म बलूचिस्तान बीएनपी मैंगल और इसके अलावा एमक्यूएम की जानिब से अभी तक जो उनका जो रवैया नज़र आता है उससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये तीनों इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ अभी तक नाराज़ हैं और न ही उनके मुतालबात और मसाइल हल हुए हैं। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही भी वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि कमेटी के ऊपर कमेटी बनाई जा रही है, तो हमने भी एक कमेटी रख दी है और हम भी एक कमेटी बना रहे हैं। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात की तरफ से जो बातें की जा रही हैं उससे इस बात का वाज़ेह इज़हार होता है कि ये इत्तेहादी हुकूमत से अभी तक राज़ी नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातों ने मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च से जो फ़ायदा उठाया या उसको आड़ बना के अपने जो फ़ायदे लिए, उसके नतीजे में अब उनकी जानिब से कोई भी ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती सवाए बयानी बयानात के, उसमें मजम्मत की जाती है। लंदन से मियाँ शहबाज शरीफ एक बयान दाग देते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस तरह की बातें आती हैं जिसमें अवाम की बात की जाती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती जिनसे हुकूमत मजबूर हो ताकि वो अवाम के लिए कोई जो है वो बेहतर फैसले करे। पाकिस्तान की माशी सूरत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से और खुसूसन वज़ीर आज़म की जानिब से तो बार बार कहा जा रहा है कि जब इस मुल्क को माफिया ने तबाह कर दिया, लेकिन इस मामला ये है कि जब 17-18 माह के दौरान भी अगर उस माफियाज को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शिकस्त नहीं दे सके तो ज़रूर उनकी कहीं पॉलिसीज़ के अंदर ऐसा कोई फिला है जिसके नतीजे में इस मुल्क की मईशत बेहतर हो नहीं पा रही। एफबीआर के चेयरमैन शबर जैदी दूसरी बार जो है वो छुट्टी पर जा चुके हैं और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर नई तैयारियां हो रही हैं मिनी बजट लाने के हवाले से। तो जाहिर होता है कि हुकूमत की माशी पॉलिसियां जो है वो इन सारे जो हैं वो इस 1-1.5 साल के अरसे में कोई जो है वो फ्रूटफुल नताइज नहीं दे सकी। इस सारे मंजरनामे में जब अवाम को किसी ऐसी तहरीक का इंतज़ार है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ चले ताकि उसके नतीजे में हुकूमत अवाम के लिए रिलीफ का कोई ऐलान करे, नतीजा ये निकल रहा है कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर बयानात की हद तक महदूद हैं, जबकि उनकी तरफ से कोई इस बात की उम्मीद नज़र नहीं आती कि वो एक जो है वो 50-60 या 200 100-200 लोगों का मुजाहरा भी कर सके। इस सारे मंजरनामे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस बार पाकिस्तान में आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर में इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया था कि मुल्क की सियासी जमातें सूबों तक महदूद होती जा रही हैं। लेकिन इस बार जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और इसी तरह पंजाब में तो अब तहरीक इंसाफ है, बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार में और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पश्तून बेल्ट से जो ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं जिनमें कॉम्पर्स जमातें और मजहबी जमातें, पहली बार हम देख रहे हैं कि वो सारी जमातें जो अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ थी, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जमातों के साथ थी और जो मुख्तलिफ औकात में अपोजिशन के जो है वो इजलास होते रहे उसमें ये सारी जमातें शामिल थी। अब ये वो जमातें जिनकी सबसे बड़ी अक्सरियत पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखती है वो उनसे अलग हो गई और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का फ़ैसला किया है। अब ये क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी
جو خیبر پختونخوا کی ایک بہت بڑی جماعت تھی اور ایک جو ملکی سطح پر بھی اس کا نام تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سکڑتی خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہو گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے، یا مختلف جو سرویز ہوئے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ANP جو ہے وہ اس کا جو سب سے بڑا مطالبہ اس کے صوبے کو اپنا نام دلوانا تھا، صوبائی خود مختاری تھی، اور وہ جو دونوں مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے۔ نتیجے میں پیپلز پارٹی کے دور میں جب ANP خیبر پختونخوا میں اقتدار میں تھی تو اس میں ان کی جو کارکردگی رہی وہ اتنی قابل تعریف نہیں تھی کہ وہ آنے والے انتخابات میں بھی اپنی جو ہے وہ الیکشن جیت کر آتی۔ دوسرا ایشو خود ANP کے لیے یہ تھا کہ تحریک طالبان ان کے خلاف مکمل طور پر آپریشن شروع کر چکی تھی، اور ANP کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیوار سے لگانے کے لیے یہ سارا کام کر رہی ہے تاکہ اس کا اسپیس تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کو ملے۔ ممکن ہے ان کی اس الزامات میں صداقت بھی ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو 2013 کے انتخابات ہوئے اس کے بعد 2018 تک ANP تنظیمی طور پر اتنی زیادہ آگے نہیں آ سکی، اور وہ جو اس کا اسپیس تھا وہ بھی دیگر جماعتوں نے لے لیا۔ اسی طرح JUIF جو ہے وہ ایک مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو ہے ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن پورے ملک کے اندر خصوصاً پنجاب میں ان کی حمایت پائی جاتی، سندھ میں لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد، سندھ کے لوور سندھ کے کچھ اضلاع ہیں ان میں بھی ان کی جو ہے وہ کافی حمایت ہے، وہاں ان کے مدارس ہیں۔ ان مدارس کی وجہ سے JUI جو ہے وہ اپنے کارکنان سے رابطے میں بھی رہتی ہے اور ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے، سیاسی طور پر ان کا اثر رسوخ بڑا پایا جاتا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے 2019 میں جب اکتوبر کی جو ہے وہ اختتامی دنوں میں آزادی مارچ کا آغاز کیا تو انہوں نے کراچی سے آغاز کیا، اور نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تھے۔ اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان میں جو JUI ہے وہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جھکاؤ بھی تھا، ان کی اتحادی بھی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ JUI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی خلاف بڑھتا گیا۔ ایک طرف تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو بھی وہ اکثریت نہیں مل سکی جو اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں وہ جو ہے وہ نشستیں جیت کر آئے تھے۔ قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد خان شیرپاؤ بھی جو پچھلی حکومت میں MNA تھے، یا ان کے کچھ جو ہے وہ صوبائی حکومت میں بھی لوگ تھے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ان کو وہ بھی اکثریت نہیں مل سکی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ساری جماعتیں ہیں ان کا تعلق پشتون بیلٹ سے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پشتون بیلٹ میں ایک نئی سیاسی قوت جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ اتنی تیزی سے پاپولر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے پشتون تحفظ موومنٹ، PTM جسے کہتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے، ان کے خلاف جس طرح پشتون تحفظ موومنٹ کی سوشل میڈیا انتہائی طاقتور ہے، اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی ان کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ نتیجے میں ان کے جب ہم جلسے دیکھتے ہیں، ویسے تو ان کو پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کوئی اسپیس نہیں ملتا، لیکن وہ سارا جو اسپیس ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ PTM کا جو حیران کن پاپولرٹی ہے اس کا ہم نے جو نتیجہ دیکھا ہے کہ پشتونخوا بیلٹ کے اندر JUIF ہو، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو، ANP ہو، خود وہاں کی پیپلز پارٹی جو ہے، یا اس طرح مسلم لیگ جو ہے، دیگر مسلم لیگ ہیں جس میں نون خصوصاً، ان ساری جماعتوں نے کبھی بھی PTM کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ تو رکھا ہے، ان کے مطالبات کی کھل کر حمایت نہیں کی، لیکن ان کی مخالفت بھی نہیں کی۔ اب PTM کا جو اس پورے خطے میں علاقے میں جو اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشتونخوا بیلٹ کے اندر جو پختون قوم پرست جماعتیں ہیں، وہاں کی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر نظر آتی ہیں۔ اب جب مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر حکومت کے خلاف صف آرا ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان سے حاصل بزنجوں کی پارٹی جسے نیشنل پارٹی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح قومی وطن پارٹی اور محمود خان اچک زئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ ان کے ساتھ ہوں گی۔
अब गुज़िश्ता रात हमारी गपशप हुई मौलाना साहब से, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लाहौर में एक मुज़ाहरा भी करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो अब ये एक जो दूसरी बात ये है कि हमें ज़राए ये बताते हैं कि मौलाना के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने वादे किए थे आज़ादी मार्च के दिनों में, कि जब वो उनको कहा जा रहा था कि आप चले जाएं, हम जो है वो ये सारे मामलात अपने हाथ में लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मिड टर्म इंतखाबात हो या इन हाउस तब्दीली हो। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना साहब के साथ जो वादे किए थे अब वो उनसे मुकर गई है, और नतीजा ये हुआ कि अब एक बार फिर मौलाना फजल रहमान आप जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो दोनों एक पेज पर भी नहीं है। लेकिन जब JUIF की हम बात करते हैं या दीगर जो उनके साथ सियासी जमातें हैं, वो और ये दोनों जमातों के दरमियान भी जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है, भरोसे का फुकदान, कि अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इस हद तक सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी की क़यादत से की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ डील करके मुल्क से वापस जा सकते हैं तो हमने तो कोई ठेका नहीं उठा रखा कि जेलों में बैठे रहें। नतीजा जाहिर है कि मौलाना साहब के लिए बड़े सदमे की बात थी। तो अब इस सारे मंजरनामे में हम देखते हैं कि एक तरफ अपोजिशन मुकम्मल तौर पर तकसीम है, दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो भी हुकूमत के साथ नहीं खड़े। एक सियासी बहरान है वो पैदा होता जा रहा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सियासत को हुआ है, वो इस तरह से हुआ है कि आप देखें कि 2007 के बाद हम देखते हैं कि डे बाय डे सियासत कमज़ोर होती जा रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद ताकत पकड़ती जा रही है, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब सियासी जमातों के पास सिर्फ ये ऑप्शन रहा है। वो कहते हैं कि भाई हम हकीकत पसंद बनते जा रहे हैं, नज़रियाती सियासत हम कोई नहीं करते, ताकत का झुकाव जहाँ पर है हम भी वहीं झुकेंगे। क्योंकि वो अपनी निजी जो गपशप है वहाँ भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी हल्का उनके पास है, जिन्हें हम विनिंग कैंडिडेट कहते हैं। जिन जमात के साथ उनका मुआहदा होता है इलेक्शन से कबल, वो कोशिश करते हैं कि वो सारे विनिंग कैंडिडेट हैं वो उस जमात में शामिल करवा देते हैं, और ये हालात पैदा हो जाते हैं और ये तासुर पैदा किया जाता है कि जो आने वाले इंतखाबात में फ़लाँ जमात ही कामयाब हो गई, और नतीजे में वो इस तासुर को कामयाबी के साथ लोगों तक पहुँचाते और वो जमात किसी सूरत में कामयाब होकर सामने आ जाती है। इसके असरात आपको याद होगा कि 2018 में हमने देखा कि जब नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये तासुर बिल्कुल वाज़े तौर पर उभर कर सामने आ गया था कि 2018 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इस कोशिश के बावजूद भी जो 2/3 मेजॉरिटी है वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, और वो एक मोहताज सी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब उस इक़्तिदार में आए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे इस मुल्क के लोगों को, मुझे याद पड़ता है कि इसी डी चौक में टैक्सी ड्राइवर, मजदूर और आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर वहाँ आते थे इस उम्मीद के साथ कि ये शख्स जो है वो इस मुल्क के लिए कुछ न कुछ करेगा। लेकिन इन 16.5-17 माह के दौरान हमने देखा कि इमरान खान साहब की माशी पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर रह गई हैं। उसका सबब यह है कि उन्होंने आते ही साथ सियासी जमातों की ताकत का अंदाज़ा लगाए बगैर वो सारे महाज खोल दिए जो उन्हें नहीं खोलने चाहिए थे। अब नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान में लोगों की बेजारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सियासी जमातें कमज़ोर होती गई हैं। नतीजे में सियासत के इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए 2 बड़ी सियासी जमातों को दीवार से लगाया गया, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मीडिया कैंपेन शुरू की गई, उन्हें दुनिया की करप्ट तरीन माफिया साबित किया गया, और नतीजा ये हुआ कि उन दोनों को तो दीवार से लगा दिया गया। लेकिन अब जब तीसरी कुव्वत सामने आई वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हमें नज़र आती है। तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो सियासत और सियासी जमातों को हुआ है, और वो जो सियासी वर्कर है उसको जो है वो शदीद तरीन सदमा और धचका पहुंचा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही।
आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, ताकि हम आपके इसी राय के पेश नज़र आने वाले दिनों में अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मौजू पर भी प्रोग्राम करें, उसकी भी निशानदेही करें ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।